हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज का जो क्लास है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंटों के लिए है और उनके सब्जेक्ट जूलॉजी से रिलेटेड है। तो आज के क्लास का जो मेन टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन। मतलब कि पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर कैसे रेगुलेशन होता है, इस पूरे टॉपिक पर हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने जो क्लास अटेंड कराए थे उसमें ट्रांसलेशनल लेवल पर जो रेगुलेशन आप लोगों को डिटेल में वहां पर हमने डिस्कस कराया था, वे टॉपिक और आज का जो टॉपिक है पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन और ट्रांसलेशनल लेवल पर रेगुलेशन, ये दोनों ही टॉपिक आपके एग्जाम में से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप पिछले क्लास को अटेंड नहीं किए हैं तो उस क्लास को भी अच्छी तरीके से अटेंड कर लीजिए। तो आज का क्लास का मेन टॉपिक हमने बताया अभी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर रेगुलेशन कैसे होता है, इस पर हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इस पर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि रेगुलेशन क्या है। कुछ रेगुलेशन का टर्म्स को जान लीजिए। तो रेगुलेशन होता क्या है, ये सबसे पहली बात है। रेगुलेशन का मतलब होता है कि जो जीन एक्सप्रेस हो रही है उसके एक्सप्रेशन लेवल को डिक्रीज कर देना और इंक्रीज कर देना, ये दोनों ही रेगुलेशन के थ्रू हो सकता है। कि जो जीन एक्सप्रेस हो रही है उसके एक्सप्रेशन को डिक्रीज कर देना और इंक्रीज कर देना। डिक्रीज का मतलब निगेटिव लेवल पर रेगुलेशन, और इंक्रीज जो जीन के एक्सप्रेशन को और इंक्रीज करना मतलब कि पॉजिटिव लेवल पर रेगुलेशन। तो ये रहा रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ मैंने टर्म्स बताए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव लेवल का रेगुलेशन क्या होगा, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि जो जो जिस जीन में रेगुलेशन के थ्रू उनके एक्सप्रेशन को एकदम डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर उनके जो एक्सप्रेशन है जीन का उसको पूरी तरीके से एकदम स्टॉप कर दिया जाएगा कि वे जो जीन है वे एकदम से रेगुलेट एक्सप्रेस ही ना हो सके। तो ये जो लेवल है वो निगेटिव लेवल पर रेगुलेशन है। तो निगेटिव लेवल पर रेगुलेशन के जैसे एग्जांपल में आप सपोज कर लीजिए कि कोई कैंसरस सेल का जीन है। तो जो कैंसरस सेल का जीन है ये किसको प्रोटीन, कैंसर के प्रोटीन को ही तो सिंथेसाइज करेगा, और ये जो प्रोटीन है, कैंसरस जो प्रोटीन है, ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। तो इस प्रकार के जीन को निगेटिव लेवल पर रेगुलेट किया जाता है। मतलब कि वो जो जीन है, जो कैंसरस सेल का जो जीन है उसको पूरी तरीके से रेगुलेट कर दिया जाता है या फिर सप्रेस कर दिया जाता है, जिससे की वजह से कि जो उसका जीन है वह पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाता। एक्सप्रेस नहीं होगा तो प्रोटीन की सिंथेसाइज भी नहीं करेगा, और प्रोटीन की सिंथेसाइज नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन वहीं हम बात करें कि अगर कोई इंपॉर्टेंट जीन है, वो इंपॉर्टेंट प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है बॉडी के लिए, तो वहां पर जो रेगुलेशन होगा वो पॉजिटिव लेवल को होगा। मतलब कि वो जो जीन एक्सप्रेशन का लेवल है उसको और इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो रेगुलेशन के थ्रू जीन के एक्सप्रेशन को डिक्रीज भी किया जा सकता है और इंक्रीज किया जा सकता है। ये दोनों प्रोसेस इनमें इन्वॉल्व हैं रेगुलेशन के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन पे। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट मेथड है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन इज अ प्राइमरी मेथड ऑफ रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन ही पहला मेथड है रेगुलेशन का। पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है वही पहला मेथड है रेगुलेशन का। तो अब आप इसको समझने से पहले आप सबसे पहले समझिए कि पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल क्या होता है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल आप सबसे पहले डीएनए से स्टार्ट करिए। डीएनए टू एमआरएनए बना, एमआरएनए टू प्रोटीन बना, किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना ये ट्रांसलेशनल लेवल है। लेकिन जब प्रोटीन जो बनती है एमआरएनए के थ्रू जो प्रोटीन बनी, ये प्रोटीन पूरी तरीके से इनएक्टिव, बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है। तो इसको जब फोल्डिंग के थ्रू एक्टिव कराया जाता है। एक्टिव कब होगी? जब ये फोल्डिंग के थ्रू 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। तो जो फोल्डिंग लेवल है, इसी लेवल को
इसी लेवल को हम पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल से डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर जो प्रोटीन है जो बायोलॉजिकली इनएक्टिव हो, इसको फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जब एक्टिव कराया जाता है तो फोल्डिंग प्रोसेस का लेवल ही पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल से डिफाइन किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को रेगुलेशन से कुछ रिलेटेड टर्म हमने जो बताया और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल जो बताया वे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक, मेन पॉइंट की ओर, मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो अभी हमने बताया कि जो मॉडिफिकेशन है प्रोटीन का, जो मॉडिफिकेशन है वे पहला मेथड है रेगुलेशन का। कहां पर? पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर। तो आइए देखते हैं हम एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। तो जो हमने बताया कि ट्रांसलेशनल प्रोसेस के द्वारा जो प्रोटीन बनी है वे प्रोटीन बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, लेकिन जब उसमें फोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे जब उनमें फोल्डिंग कराई जाती है तब वे 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वे एक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं या फिर एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग मेंशन किया गया है कि प्रोटीन फोल्डिंग का एक्टिवेशन, प्रोटीन फोल्डिंग के थ्रू ही तो जो प्रोटीन है वे एक्टिवेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसके पहले तो वे अनएक्टिव के फॉर्म में था, बायोलॉजिकली अनएक्टिव के फॉर्म में था, लेकिन जैसे ही पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पे फोल्डिंग कराया गया वे 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ। कन्वर्ट होने से वे एक्टिवेशन के फॉर्म में, वे जो प्रोटीन है वे एक्टिवेशन के फॉर्म में हो गई। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझिए आप लोग, हमने अभी बताया कि जो प्रोटीन थी जो ट्रांसलेशनल प्रोसेस के थ्रू बनी थी वे इनएक्टिव फॉर्म में थी, उसमें फोल्डिंग कराया गया, 3D स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, ये एक्टिव का फॉर्म में हुआ। और ये कैसे हुआ? कुछ एंजाइम के थ्रू हुआ। वे एंजाइम थे चैपेरॉन एंजाइम। और ये जो फोल्डिंग है वे सेल्फ भी हो सकती है, कैन बी सेल्फ, ये अपने आप भी हो सकती है या फिर कुछ एंजाइम के थ्रू भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट और सबसे बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि जो सारे एंजाइम होते हैं वे सारे एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ये आप बहुत ही अच्छे से समझिए कि सारे एंजाइम जो है वे प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन जो है वे एंजाइम नहीं हो सकते। तो आपने देखा प्राइमरी स्टेप ऑफ रेगुलेशन का कि रेगुलेशन में प्रोटीन का रेगुलेशन का प्राइमरी स्टेप क्या था? प्राइमरी स्टेप था कि फोल्डिंग कराई गई, फोल्डिंग कराने के बाद वे जो प्रोटीन था इनएक्टिव के फॉर्म में वे एक्टिव के फॉर्म में हो गया। और वे फोल्डिंग कहाँ पर करा गई? पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर वे फोल्डिंग कराई गई है। तो आपने देखा एक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग। और इसमें क्या हो रहा है? ये पॉजिटिव लेवल पर रेगुलेशन हो रहा है, मतलब कि प्रोटीन जो है वे पूरी तरीके से एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रही है। तो अब देखिए आप प्रोटीन क्लीवेज। पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर जो प्रोटीन होते हैं उनको एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन क्लीवेज की। प्रोटीन क्लीवेज किसका होगा? जो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन है जो कि ट्रांसलेशनल प्रोसेस द्वारा फॉर्मेशन हुआ है और वे बायोलॉजिकली इनएक्टिव हैं। तो समटाइम पॉलीपेप्टाइड चेन डू नॉट कैपेबल बाइंड विथ एंजाइम। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, यही पॉलीपेप्टाइड चेन ही तो ही बायोलॉजिकली इनएक्टिव प्रोटीन है। तो यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये कैपेबल नहीं होते हैं एंजाइम से बाइंड करने के लिए। तो फिर क्या होगा? तो तभी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन क्लीवेज की। तो प्रोटीन क्लीवेज में क्या होगा? द टर्मिनल अमाइनो एसिड्स। तो आप सबसे पहले समझिए जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वे अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। ये मैंने हर एक क्लास में आप लोगों को बताया होगा। आई होप कि आप लोगों को ये पता भी होगा कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वे अमाइनो एसिड से ही मिलकर बने होते हैं। तो उसमें क्या होगा प्रोटीन क्लीवेज में? द टर्मिनल अमाइनो एसिड्स रिमूव्ड, कन्वर्जन ऑफ इमेच्योर पॉलीपेप्टाइड टू मैच्योर पॉलीपेप्टाइड बाय प्रोटीएज। तो जो उनमें से जो टर्मिनल अमाइनो एसिड्स जो कि एंजाइम से बाइंड नहीं हो पा रहा था उस टर्मिनल अमाइनो एसिड्स को रिमूव करा दिया जाएगा। और वे जब वे टर्मिनल अमाइनो एसिड्स रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद का जो अमाइनो एसिड्स है पॉलीपेप्टाइड चेन में जो उसके बाद के अमाइनो एसिड्स हैं वे कैपेबल होते हैं किसके लिए? एंजाइम से बाइंड करने के लिए। तो वे जब आसानी से बाइंड हो जाएंगे तो वे जो प्रोटीन जो इमेच्योर के फॉर्म में है या फिर बायोलॉजिकल इनएक्टिव है
वे उनकी फोल्डिंग हो जाएगी, फोल्डिंग होने के बाद वे पूरी तरीके से एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रोटीन क्लीवेज में आप एक एग्जाम्पल को भी समझ लीजिए। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को प्रोटीन क्लीवेज का जो प्रोसेस है वह और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर मेंशन किया है प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन 3 पेप्टाइड चेन इन्वॉल्व्ड। जो प्रो इंसुलिन है वे इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटीन का, और जो इंसुलिन है वह प्रोटीन का एक्टिव फॉर्म में है। तो जो प्रो इंसुलिन होते हैं उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के 3 चेन इन्वॉल्व होते हैं, 3 पेप्टाइड चेन इन्वॉल्व ए बी सी। तो जो सी है इन विच सी वेयर रिमूव्ड, जो सी अमाइनो एसिड्स है ये कैपेबल नहीं होता है बाइंड करने के लिए एंजाइम से, तो इसी सी को अमाइनो एसिड सी को ही रिमूव्ड करा दिया जाता है, और रिमूव्ड होने की वजह से ही जो फिर ये बचे 2 चैन है ये आसानी से बाइंड कर जाते हैं। और बाइंड करने किससे बाइंड करेंगे? एंजाइम से। एंजाइम से बाइंड करेंगे, इनकी फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होने के बाद ये आसानी से कन्वर्ट हो जाएंगे एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म क्या है इनका? प्रो इंसुलिन का एक्टिव फॉर्म इंसुलिन। तो ये आसानी से प्रो इंसुलिन टू इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में प्रोटीन क्लीवेज की भी कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है, और क्यों होती है हमने आपको अभी बताया। और पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है कुछ केमिकली ग्रुप्स का, और यही केमिकली ग्रुप्स जो इनएक्टिव प्रोटीन है उनमें बाइंड होकर उनको एक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि मेथिल ग्रुप का जुड़ना मेथाइलेशन, फास्फोरस ग्रुप का जुड़ना फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज का जुड़ना ग्लाइकोलेशन। तो यही जो कुछ केमिकली ग्रुप्स हैं ये भी जुड़कर बायोलॉजिकली इनएक्टिव प्रोटीन से जुड़कर उनको पूरी तरीके से रेगुलेट कर देती हैं। रेगुलेट होने से वे पूरी तरीके से एक्टिव के फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन था उसको आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी पॉइंट पर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उस पॉइंट पर एक और अच्छा सा क्लास आप लोगों को अटेंड करवाऊं, और जहां पर भी आपको समझ में नहीं आया है वे पॉइंट आपको वहां से अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन, मैं आपसे फिर एक बार कह रहा हूं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन है ये आपके एग्जाम ऑफ यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में हमने आप लोगों को सारी बातें एक एक करके डिटेल में यहाँ पर डिस्कस की। तो आई होप कि जो सभी बातें हमने बताई पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन से रिलेटेड आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो जो इसके नेक्स्ट क्लास को मैं प्रोवाइड कराऊंगा वह क्लास रहेगा डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ये भी पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन का ही एक मेथड है, डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए मैं आज की क्लास में इसको कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है और लॉन्ग भी है। तो आज की क्लास में हमने मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन जो कि प्राइमरी मेथड था पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर रेगुलेशन का, ये आप लोगों को डिटेल में बताया। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि पोस्ट ट्रांसलेशनल रेगुलेशन में क्या होगा कि जो प्रोटीन की सिंथेसाइज हुए है वे पूरी तरीके से इनएक्टिव के फॉर्म में होती है, उसमें फोल्डिंग कराई जाती है, फोल्डिंग होने के बाद वे पूरी तरीके से एक्टिव फॉर्म में हो जाती है, और ये जो फोल्डिंग है वे फोल्डिंग के थ्रू ही ये जो प्रोटीन है ये पूरी तरीके से एक्टिव के फॉर्म में हो जाती है। और फोल्डिंग कहाँ पे होती है? पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल पर। लेकिन कभी कभी इनको रिक्वायरमेंट हो जाती है प्रोटीन क्लीवेज की भी, और कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है एडिशन ऑफ केमिकली ग्रुप्स की भी। तो आज की क्लासेस में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।